नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में अपन ने दो टॉपिक लिए थे, है ना। एक लिया था एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। क्लियर? ये सब टो बराबर पीई साइन थीटा, इसकी वेक्टर फॉर्म टो इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। यहां पर आपको मैंने स्पष्ट समझा दिया था कि टो एक अक्षीय सदिश भौतिक राशि है ना। टो एक अक्षीय सदिश भौतिक राशि है जिसकी दिशा P व E के तल के लंबवत होती है। जैसे ये सब अपन एक वृत्ताकार पथ देखें, इसमें ये मैं आपको एक वृत्ताकार पथ में दोनों वेक्टर दिखाता हूं, ये P और ये E है ना। अपन P क्रॉस E बोल रहे हैं, तो P क्रॉस E बोल रहे हैं तो फिंगर को इस तरह से घुमा दें। अंगूठा अक्ष की दिशा में टो को दर्शाएगा, यानी बल आघूर्ण की दिशा को दर्शाएगा। तो आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझा दी गई है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, कि टो एक अक्षीय सदिश राशि है जिसकी दिशा P तथा E के तल के लंबवत है। ये टॉपिक हो गया था लास्ट लेक्चर में। इसके अलावा एक अपन ने टॉपिक और लिया था, आवेश वितरण, है ना। ये दोनों टॉपिक अपने लास्ट लेक्चर में थे, है ना, जिसमें सतत आवेश वितरण हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बल आघूर्ण का मैंने कोई उसमें न्यूमेरिकल ऐड नहीं किया था। तो मैं आपको एक छोटा सा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल समझा देता हूं, छोटा सा, कोई ज्यादा इसमें अपने को टाइम नहीं लेना। 4 × 10⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव, यानी द्विध्रुव आघूर्ण कितना बताया, 4 × 10⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र जिसका मान इसने दे रखा 4 × 10⁻⁴ विद्युत क्षेत्र 5 × 10⁻⁴+4 है ना, न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर स्थित है। दोबारा समझ से क्वेश्चन नंबर 10 है अपने एनसीईआरटी का। 4 × 10⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव को 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम वाले एक समान विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर रखा गया है। तो टो का मान बताओ, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, यानी P sin 30। P की वैल्यू आपको डायरेक्ट दे रखी है, जो आप लिख दें। ये सब आपको E भी दे रखा है, sin 30 यानी 1/2। तो 1/2, 2 कैंसिल, या 4 2 जा, ठीक है, 10⁻⁹ एंड +4, तो ये -5 इन दोनों से, और 5 2 जा 10 यानी 5 दूनी 10। तो सब 5 पावर जो है वो प्लस की है और 9 पावर माइनस की है। तो आंसर है 10⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर, है ना। तो ये सब 10⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर बल आघूर्ण हुआ। पोजीशन बताए रखिए न्यूमेरिकल की क्या स्थिति है ना। ये तो ये सब बात पिछले एपिसोड की। अब बात आ जाइए मुख्य जो अपने को करना है। अपना फोकस सारा का सारा है गाउस के नियम पर। अपन पूरी तरह से इस पर फोकस है। क्यों फोकस है साहब?
उसका कारण समझिए। हमने अभी दो विद्युत क्षेत्र निकाले हैं, एक तो बिंदु आवेश के कारण के आवेश का परिमाण बटा आवेश से बिंदु की दूरी का स्क्वायर। तो ये एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बिंदु आवेश के कारण अपन ने निकाली है। एक और विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट किया है अपन ने, वो क्या है, द्विध्रुव के कारण, है ना। द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र अगर अक्ष पर कहें तो 2kp/r³, और आप निरक्ष की बात करें तो kp/r³, है ना। तो दो ही विद्युत क्षेत्र अपने द्वारा कैलकुलेट किए गए हैं। चलिए अभी अपने को आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशित पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र, है ना, आदि इत्यादि की गणना भी करनी है। ये गणना अभी ये नहीं की, ये नहीं की, ये नहीं की, ये नहीं की, इन्हीं सब के लिए क्या पढ़ाया जाएगा आपको, गाउस का नियम। क्लियर सर, है ना। गाउस का नियम पढ़ेंगे और इन दो के अलावा जो भी सिस्टम बसते हैं, निकाय बसते हैं, उनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी जाएगी। ये मैंने आपको इस चैप्टर के बिगिनिंग में ही समझा दिया था, जब विद्युत क्षेत्र अपने सामने टॉपिक आया था, कि स्थिर विद्युत की जो पार्ट है, ये यूनिट है, इसका एक मुख्य उद्देश्य है, और भी उद्देश्य है, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये है कि आप लोगों को या आप बच्चों को ये समझाया जाए कि आवेशित निकाय अलग अलग होते हैं या आवेशित निकायों में अंतर होता है। अब ऐसे तो साहब कहने से तो अंतर स्पष्ट नहीं होगा, तो अंतर किससे बताए, तो अंतर बताने के लिए जो चैप्टरों में चुना गया है या जिसको चुना गया है वो है विद्युत क्षेत्र। तो हम विद्युत, देखो अभी देखो, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तो द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। अब ये और ये सेम तो नहीं है, एक जैसे तो नहीं है ना। एक जैसे नहीं है तो आप इन वैल्यूज को देखकर, इन फॉर्मूलाज को देखकर खुद कह दोगे कि आवेशित निकाय ये और आवेशित निकाय ये एक जैसे नहीं है। है तो वो भी आवेशित निकाय है, ये भी आवेशित निकाय है, लेकिन वो बिंदु आवेश है, ये विद्युत द्विध्रुव है। तो कहने का मतलब, जो आप मोटिव पे फोकस हुआ करो कि जो चैप्टर्स हमें, कोई चैप्टर खुल रहा है, पढ़ा रहे हैं, तो क्यों पढ़ा रहे हैं, कोई रीजन तो होगा। यूं थोड़ी कि कुछ भी पढ़ते जाओ, नहीं, इनका बिल्कुल क्लियर रीजन है और क्लियर विजन है। यह आपको केवल आवेशित निकायों को डिस्टिंग्विश करके दिखा रहे हैं, आवेशित निकायों में भेद बता रहे हैं। भेद बताने के लिए कुछ न कुछ, यानी कोई भौतिक राशि तो चुननी पड़ेगी। ये भेद बताने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का चुनाव कर रहे हैं, जिनमें अभी काफी सारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की गणना करना बाकी है। तो सब गाउस का नियम हम पढ़ेंगे, तो उससे पहले हमें विद्युत फ्लक्स समझना पड़ेगा, तब जाकर हम गाउस का नियम समझ सकते हैं। तो देखा जाए तो विद्युत फ्लक्स कोई बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक तो नहीं है, लेकिन उसका महत्व इस वजह से है क्योंकि उसको अपन तभी समझ सकते हैं जबकि हम, या यूं कहते हैं कि विद्युत फ्लक्स समझ के ही गाउस का नियम समझा जा सकता है। इस मायने में फिर ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज का अपन नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है सब विद्युत फ्लक्स। क्लियर सब, क्यों पढ़ रहे हैं वो सब क्लियर हो गया विजन। फाई से डिनोट करते हैं इससे, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? आगे चुंबकीय फ्लक्स भी पढ़ेंगे। फ्लक्स उन सब जगह पढ़ा जाता है जिन क्षेत्रों को हम बल रेखाओं से दर्शाते हैं। दो ही क्षेत्र जो बल रेखाओं से दर्शाए जाते हैं, विद्युत क्षेत्र जो हमने दर्शा दिया, आगे चुंबकीय क्षेत्र जो हम दर्शाएंगे। जिन क्षेत्रों को आप बल रेखाओं से दर्शाते हैं वहां आपको विद्युत फ्लक्स पढ़ना ही पड़ेगा। तो विद्युत फ्लक्स को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी सिचुएशन समझा दूं, उस सिचुएशन से फिर इनको पढ़ना आसान हो जाएगा, फिर इस पे आ जाएंगे। तो 1 मिनट के लिए इसको स्टॉप मानकर अब आप यहां पर यूं समझिए, जल का प्रवाह क्षैतिज तल में हो रहा है, धारा रेखीय प्रवाह इसे कहें। यह सब जल का धारा रेखीय प्रवाह है जो क्षैतिज तल में हो रहा है। बात को ध्यान से सुने, इसलिए ध्यान से सुने कि आगे भी आपको चुंबकीय फ्लक्स भी पढ़ना है, तो फिर वहां पे माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रवाह का वेग मैंने लिख दिया कैपिटल V, है ना। अब इसमें मुझे एक ऐसा गत्ता लटकाना है जिसमें छेद हो रहा है। ये बाकी को तो कवर कर दीजिए, आप छेद पर फोकस हो जाइए। इस छेद का क्षेत्रफल है कैपिटल A। तो साहब ये गत्ता मुझे इसमें लटकाना है, ठीक है। जब इस गत्ते को मैं लटकाऊंगा तो इस गत्ते में से जितना पानी गुजरेगा उसको मैं कहूंगा पानी का फ्लक्स। अब फिलहाल उसको फाई से मैं दर्शा देता हूं। तो साहब इस गत्ते में जो छेद करेंगे, इस छेद में से गुजरने वाले पानी की मात्रा को पानी का फ्लक्स कहते हैं। पानी का फ्लक्स, है ना। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, क्लियर? गत्ते के छेद में से गुजरने वाले पानी की मात्रा मतलब पानी का फ्लक्स। अब मेरा आपसे सीधा सीधा प्रश्न है 2 सेकंड के लिए, पानी का फ्लक्स यानी छेद से गुजरने वाले पानी की मात्रा किस किस बात पर निर्भर करती है? तो आप नंबर 1 बोलेंगे प्रवाह के वेग पर। यस, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आप नंबर 2 बोलेंगे छेद के क्षेत्रफल पर। यहां भी आप बिल्कुल सही हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसके अलावा और कौन सी चीज है जिस पर पानी का फ्लक्स निर्भर करता है? मुझे इन दोनों से नहीं है मतलब। तो तीसरी बात यह ध्यान रखना कि सब V व A के मध्य कोण पर, मुझे इससे मतलब है किससे? थर्ड वाले से। यानी गत्ते को हमने पानी के अंदर किस तरह से रखा हुआ है उस पर पानी का फ्लक्स, उस पर भी पानी का फ्लक्स निर्भर करता है। तो मैं इस पर नहीं देख रहा, इस पर नहीं, मैं आपको गत्ते को रखने के तरीके समझा रहा हूं। एक तरीका है जिसमें आपने गत्ता ऐसे रख दिया, इसमें ये छेद रहा, ये छेद है ना, ये आपने प्रवाह के लंबवत रखा है, इसको मैं कह दूं ए सिचुएशन। दूसरा आपका रखने का तरीका ये भी हो सकता है, दूसरा तरीका आपका ये भी हो सकता है, इस तरीके को मैंने बी कह दिया। तीसरा तरीका आपका ये भी हो सकता है, ये मैंने तो जो डार्क कर रहा हूं वो छेद को डार्क कर रहा हूं, ऐसा समझ लें आप, ठीक है। अब यहां पर कुछ पहले विशेष बात को समझें जो आपको ध्यान रखनी है। शुरू में तकलीफ होगी आपको, बाद में आप उसको समझने लग जाएंगे।
क्षेत्रफल ऐसी भौतिक राशि है जिसका उपयोग आप अदिश के रूप में भी कर सकते हैं और सदिश के रूप में भी कर सकते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर क्षेत्रफल का उपयोग आप सदिश राशि की तरह करते हैं तो उसकी दिशा सदैव तल के लंबवत होगी। उन्हें सुन लें, क्षेत्रफल एक ऐसी भौतिक राशि है जो सामान्यतः तो सदिश है, लेकिन इसका उपयोग सामान्य से तो अदिश है, सॉरी, लेकिन इसका उपयोग हम सदिश के रूप में भी कर सकते हैं। जब क्षेत्रफल का सदिश के रूप में उपयोग करते हैं तो क्षेत्रफल की दिशा सदैव तल के या सरफेस के या सतह के लंबवत होती है, जो मैं भी दिखाने जा रहा हूं। अब आपका यहां पर एक तर्क होगा कि भाई तल का लंब तो ये भी है, तो क्या ये भी क्षेत्रफल की दिशा होगी? यस, ये भी तल का लंब है, ये भी क्षेत्रफल की दिशा होगी। फिर आप कहेंगे कि ये भी दिशा है और ये भी दिशा है, तो फिर फाइनल कौन सी है? दोनों ही फाइनल है, लेकिन किसी एक गणितीय प्रक्रिया में एक ही दिशा ले सकते हैं। जैसे मान लो कोई आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, अब न्यूमेरिकल में आपने क्षेत्रफल की दिशा ये ले ली, तो उस न्यूमेरिकल विशेष में आप क्षेत्रफल की दिशा ये नहीं लेंगे, है ना? हाँ, अगर आप दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं तो आप ये ले सकते हैं, लेकिन फिर उस दूसरे न्यूमेरिकल पूरे में कहीं दिशा की जरूरत पड़ती है तो फिर यही लेना पड़ेगा, ये नहीं ले सकते। तो किसी एक गणित प्रक्रिया में आप जो दिशा निर्धारित करते हैं वो फिक्स हो जाएगी। फिर दूसरी गणितीय प्रक्रिया में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। तो क्षेत्रफल की दिशा ये ले चाहे ये लें, रहेगी वो तल के लंबवत, लेकिन किसी एक गणितीय प्रक्रिया में दोनों दिशाएं लेना संभव नहीं है। तो साहब, इस समय क्षेत्रफल प्रवाह के वेग की दिशा में है, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री है ना, यानी वेग और क्षेत्रफल एक की दिशा में आ गई। इस समय इस छिद्र में से गुजरने वाले पानी की मात्रा यानी पानी का फ्लक्स अधिकतम होगा। फाई, दो राशियों से आप अधिकतम कैसे बना सकते हैं? दोनों का गुणा कर दें, दोनों का गुणा कर देंगे तो स्वाभाविक है दो राशियों का अधिकतम मान आ जाएगा। तो इस समय पानी का फ्लक्स मैक्सिमम और कितना, v और a के गुणनफल के बराबर। अब आ जाओ सिचुएशन बी। ये तो प्रवाह का वेग दिखाई रखा है, क्षेत्रफल की दिशा सदैव तल के लंबवत। अब देखें तो थीटा इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। अब ये सिचुएशन है सरफेस की। प्रवाह धारा रेखीय, धारा रेखा या तो ऊपर से निकल जाएगी या नीचे से निकल जाएगी। अब अगर आप देखें तो छिद्र से गुजरने वाले पानी की मात्रा मतलब पानी का फ्लक्स मिनिमम मतलब 0 होगा, मिनिमम मतलब 0। यानी आप यहां पर एक बात को ध्यान रखें कि गत्ता या छेद पानी में है, लेकिन उसके छेद से गुजरने वाले पानी की मात्रा 0 है, क्योंकि उसकी सिचुएशन ये है और इस सिचुएशन में धारा रेखा ऊपर वाली ऊपर से गुजर जाती है, नीचे वाली नीचे से। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि सब पानी में गत्ता है तो फ्लक्स होगा ही होगा, नहीं, ये सिचुएशन बताती कि ऐसा जरूरी नहीं है। अब आ जाइए सिचुएशन सी पर, इस वाले पर, है ना। यहां पर देखें, यह आपके क्षेत्रफल की दिशा, ये प्रवाह के वेग की दिशा, ये दोनों के बीच कोण थीटा, न तो 90 डिग्री न 0 डिग्री। अब अगर पानी का फ्लक्स मैं आपसे पूछूं तो अब आप लिखेंगे VA cos थीटा
यानी V डॉट A। क्लियर साहब? तो साहब जब किसी गत्ते को या छिद्र युक्त गत्ते को पानी में रखते हैं तो गत्ते के छेद से गुजरने वाले पानी की मात्रा को पानी का फ्लक्स कहते हैं। क्लियर साहब? है ना? पानी का फ्लक्स प्रवाह के वेग पर, छेद के क्षेत्रफल पर व प्रवाह के वेग व क्षेत्रफल के मध्य कोण पर निर्भर करता है। मेरे को 1-2 से मतलब नहीं है, मेरे को इससे मतलब है कि V और A के मध्य कोण क्या है। तो उसकी मैंने आपको 3 सिचुएशन दिखा दी। एक सिचुएशन A जिसमें थीटा बराबर 0 है, यानी प्रवाह का वेग और क्षेत्रफल एक ही दिशा में, इस समय छेद यूं है तो ज्यादा से ज्यादा पानी इसमें से गुजरेगा। ये दूसरी सिचुएशन में यूं है तो स्वाभाविक है धारा रेखा ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे से निकल जाएगी, इस समय गुजरने वाले पानी की मात्रा 0 होगी और 30 समय किसी कोण पर है। अब इनमें से पानी के फ्लक्स को सूत्र के रूप में दर्शाया जाए तो सूत्र कौन बनेगा? सूत्र बनेगा सब C। कैसे? अगर आपको केस A देखना है ये वाला, तो आप थीटा बराबर 0 रख दें C में। देखो C में थीटा बराबर 0 रखेंगे तो फाई बराबर क्या आ जाएगा? VA। ये रहा। अगर आप केस B देखना चाहते हैं तो उसमें थीटा बराबर 90 रखें। देखो रखें C में थीटा बराबर 90, कोस 90 इज इक्वल टू 0, है ना? तो सब अगर पानी के फ्लक्स को सूत्र का रूप देना हो तो पानी का फ्लक्स का सूत्र का रूप किसे दिया जाएगा? सूत्र का रूप दिया जाएगा C वाले को, जो किस चित्र से जनरेट हुआ है? इस चित्र से, है ना? अब आप जब फ्लक्स समझाओ तो इस चित्र का इस्तेमाल करना और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना। क्लियर? क्योंकि मैंने आपसे कहा है जो भी क्षेत्र, 2 ही क्षेत्र हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, बल रेखाओं से दर्शाए जाते हैं, उन सभी क्षेत्रों में फ्लक्स को परिभाषित करना अनिवार्य है। तो अब आप विद्युत फ्लक्स पढ़िए, इसी से पढ़ लेंगे। अभी दिखा देता हूं मैं आपको। अब आप चुंबकीय फ्लक्स पढ़ेंगे, जब चुंबक चैप्टर चालू होगा तो चुंबकीय फ्लक्स भी इसी से लिख दीजिए, है ना? देखो सब सीन का क्या फर्क आता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये अब भी मैंने जैसे वहां पर पानी का प्रवाह दिखाया था, ऐसा ही कुछ कुछ मैंने यहां पर दिखा दिया। विद्युत में ये जो दिखा है ये विद्युत बल रेखाएं मानी जाएंगी। ये पानी का प्रवाह था तो वेग को रिप्रेजेंट करता था, ये बल रेखाएं हैं तो ये विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती है। तो स्वाभाविक है V की जगह तो आ गया अपने पास E, इनके पास V था, अपने पास उसकी जगह है E। यहां पर मैं एक सरफेस रख देता हूं, सतह रख देता हूं, है ना? कोशिश कर रहा हूं मैं कलर बदल बदल के लूं, है ना? ये मैंने एक सरफेस रख दी, सरफेस बोल दो, है ना? क्षेत्रफल की दिशा सदैव क्षेत्रफल के तल के लंबवत, ये मैं आपको समझा ही चुका हूं, है ना? कि क्षेत्रफल का इस्तेमाल आप सदिश के रूप में कर सकते हैं, लेकिन जब सदिश के रूप में आप इस्तेमाल करेंगे तो दिशा सदैव तल के लंबवत होगी, ये मैंने आपको बता दिया, है ना? तो सब विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्रफल के मध्य कोण थीटा है ना? यहां पर भी क्षेत्रफल V की जगह अपने कोण है E के मध्य कोण थीटा है। यह दर्शाता था पानी का फ्लक्स, यहां दर्शाएंगे विद्युत फ्लक्स। V की जगह आ गया E, A की जगह आ गया वहां क्षेत्रफल अपन ने ऐसे दर्शाया एरिया,
और यहां क्षेत्रफल अपन किससे दर्शा रहे हैं? एस से। तो सब यहां पर एक ही जगह आ गया एस, वहां भी कोस थीटा है और यहां भी कोस थीटा है, यानी अपन यहां लिख सकते हैं ई डॉट एस, है ना? ये सब कहलाता है विद्युत फ्लक्स। जब चुंबक पढ़ेंगे तो भी आपको अलग से किसी प्रकार का कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, वहां भी डायरेक्ट लिखेंगे, है ना? तो अब मैं आपको पढ़ाना चालू कर देता हूं विद्युत फ्लक्स। ये पोर्शन आप अलग से इसको ध्यान से देख लेना, प्यारा पोर्शन है, कंफर्ट है, समझ में आता है ना? अब मैं आपको अपने मेन टॉपिक पर फोकस हो जाता हूं, विद्युत फ्लक्स। पहले तो इसके मायने समझा दें, इसके अर्थ समझ लें, क्या है विद्युत फ्लक्स? विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ कहो, सतह कहो, एक ही बात है। और इसके लिए कुछ विशेष रूप से अज्यूम भी नहीं करना, आपको कल्पना भी नहीं करनी। जैसे आपने विद्युत क्षेत्र में एक कागज रख दिया, उसको मैं पृष्ठ ही कहूंगा। कागज छोड़ो रुमाल रख दिया, वो भी सरफेस ही कहलाएगी। अरे रुमाल और कागज छोड़ो कोई गत्ता रख दिया, उसको भी सरफेस कहेंगे। तो सरफेस का अजम्पशन अपन यहां पढ़ रहे हैं, तो आप कोई अजीबोगरीब सरफेस का अजम्पशन ना करें। या सरफेस का अजम्पशन सिंपल है, आप कागज रख रहे हैं या समथिंग जो भी है, कपड़ा भी सरफेस का ही काम करेगा। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से पार होने वाली यानी गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब इसका सरलीकरण कर दूं, अब बिल्कुल सीधे सीधे चलें। जैसे आप कहते थे छेद में से गुजरने वाले पानी की मात्रा को पानी का फ्लक्स कहते हैं, मैं भी यही कह रहा हूं कि जब मैंने कोई सतह विद्युत क्षेत्र में रख दी, ये सतह दिखा दी मैंने आपको, है ना? इसको थोड़ा सा मैं ऐसे डार्क शेप दे दूं, है ना? ये कोई सतह है जो मैंने विद्युत क्षेत्र में रख दी। अब जब इसको विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो इससे गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं, उन विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मायने सेम हैं, अरे वो दोनों सामने रखे हैं ना? अब सब जो इनिशियली पहला केस लिया है अपन ने, वो लिया है एक समान विद्युत क्षेत्र, है ना? आप देख ही रहे हैं कि विद्युत बल रेखाएं मैंने परस्पर समांतर व समान दूरी पर दर्शाई हैं। जब विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर व समान दूरी पर हों, तो आप समझ जाइए कि विद्युत क्षेत्र एक समान होगा। उसमें मैंने एस क्षेत्रफल वाले किसी सतह को कोण थीटा पर रख दिया, विद्युत क्षेत्र से कोण थीटा पर, तो सतह से पार होने वाला या निकलने वाला या सतह से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, ये आपको समीकरण 1 से दर्शा देते हैं। क्लियर सर, है ना? ध्यान रखिएगा, आप थोड़ा सा इस पे फोकस जरूर ना। ये विद्युत क्षेत्र कौन सा है सर? एक समान, है ना? इस पे फोकस होना जरूरी, क्योंकि इसमें कुछ परिवर्तन आएंगे। अगर आप डिफाइन करना चाहते हो, इससे बोलना चाहते हो डेफिनेशन, तो इससे बोल सकते हो। विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र वो उसके क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। आप इससे डायरेक्ट फॉर्मूले से बोल सकते हो। तो मैथमेटिकल फॉर्म तो यही लिखनी पड़ेगी, है ना? बोलना आपको समझ के हिसाब से बोल दो कि विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से पार होने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। फॉर्मूला ये लिखना पड़ेगा। इस फॉर्मूले से डेफिनेशन बोलो तो कोई दिक्कत नहीं। विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। छोटी छोटी बातें जब अपन ने कोई चीज पढ़ी है, तो छोटी बातों में पहली छोटी बात, डॉट प्रोडक्ट से विद्युत फ्लक्स प्राप्त हो रहा है, तो विद्युत फ्लक्स एक अदिश यानी
स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कहते ही आपको थोड़ा सा खुश होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि सदिश दिक्कत पैदा करता है, अदिश में दिक्कत नहीं है ना। इसलिए अगर कुल फ्लक्स की बात करेंगे तो सिंपल φ1 + φ2 + φ बीजगणितीय योग के बराबर होगा क्योंकि अदिश राशि। अब दूसरी बात करें, मात्रक की बात कर लें, वो करनी ही रहती है, उसमें कुछ नया है ही नहीं। मात्रक फॉर्मूला उठा लेते हैं, फाइ बराबर सिंपल ES, इससे लिख दें तो E के दो मात्रक हैं, एक तो न्यूटन प्रति कूलम, क्षेत्रफल का तो मीटर स्क्वायर, तो या तो आप फाइ का मात्रक लिख दो न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ई का एक और मात्रक है जो आपको ध्यान रहा हो, नहीं जरूरी नहीं, वोल्ट प्रति मीटर, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। यहाँ चाहो आप तो आप वोल्ट × मीटर में भी विद्युत फ्लक्स को दर्शा सकते हो, है ना। देखना चाहिए थोड़ा सा, नहीं सर कोई बात नहीं, आ रहा होगा आराम से, है ना। पेन चेंज कर लेता हूँ, है ना। तो सर पेन चेंज करने से क्या मेरा भी मन लगता रहता है और आपका भी मन लगता रहता है ना, इसलिए मेरे को क्या बार बार बीच बीच में पेन चेंज, आपको भी क्या थोड़ा सा कलरफुल चीज़ दिखेगी, मजा आएगा, मेरा भी टाइम पास हो जाता है, तो मैं भी बोर नहीं होता पूरी तरह से, तो मैं भी बीच बीच में कलर चेंज करता रहता हूँ। विमा लिखनी है, बल की विमा m1 L1 T-2 मीटर स्क्वायर यानी L2 अपॉन कूलम A1 T1। इसको पूरा सेट करके मैं कहीं दिखा देता हूं आपको, हालांकि विमा है, ऐसी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, विमा में आप परफेक्ट होंगे। मैं सब ये स्पेस यहाँ दिखा देता हूं आपको। तो क्या हुई सर, m1 L3 T-3 देख रहे हैं आप, है ना, एंड A-1, ये फ्लक्स की विमा होगी, है ना। विमा आपके कंपटीशन एग्जाम में भी और स्वाभाविक 12th एकेडमिक में भी काम आती, दोनों जगह, है ना। ये तो सब विद्युत फ्लक्स का प्रारंभ किया अपन ने।